So we will revise again Bernoulli's equation, and also this time we will do it point by point. तो हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्पीड ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ दैट पॉइंट एंड प्रेशर एट दैट पॉइंट को रिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या करता है। यू हैव अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड वेरिंग हाइट। हमारे पास एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इसका हाइट भी इज वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हाइट हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल, तो यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल आएगा। देन वी विल मार्क डाउन सम पॉइंट हियर P। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि P पॉइंट से फ्लूइड एंटर करेगा, वी विल मार्क डाउन सम पॉइंट R, R पॉइंट से फ्लूइड लीव करेगा। तो यू हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एट पॉइंट P। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया P पॉइंट पे पैरामीटर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A1, स्पीड ऑफ द फ्लूइड होगा V1, हाइट ऑफ दिस पॉइंट होगा H1, और यहाँ पे जो भी फोर्स होगा दैट इज P1 into A1, इसका हाइट H1 है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, तो दिस हाइट इज H1। देन यहाँ पे R पॉइंट का हाइट है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल H2, दिस इज H2 हाइट, दिस इज H1 हाइट। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, स्पीड है V2, करेक्ट। तो बर्नौलीज इक्वेशन करता क्या है, वो एक फ्लूइड के फ्लो में थ्रू अ ट्यूब अलग अलग पॉइंट्स पे स्पीड, प्रेशर और हाइट को रिलेट करता है। तो जब रिलेशन की बात होगी तो कम से कम 2 पॉइंट होते हैं, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आर सपोज टू टेक। तो इक्वेशन मतलब बर्नौलीज इक्वेशन relates speed of the flow at a point, pressure at that point, and height of that point with respect to reference level, and height of that point with respect to WRT, with respect to reference level। अब ये रेफरेंस लेवल ग्राउंड लेवल भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, तो यू कैन टेक रेफरेंस लेवल एज ग्राउंड लेवल या फिर कोई और लेवल जहां से आप हाइट मेजर करोगे। तो बेसिक आइडिया अब मैंने आपको बताया था, यू शुड रिमेंबर बर्नौलीज इक्वेशन इज स्पेसिफिकली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब बेसिकली इट इज फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, आइडियल फ्लूइड में फ्रिक्शन भी नहीं होता है, तो यू शुड नो। तो हमारे पास एक ट्यूब है वेरिंग क्रॉस सेक्शन, इस वेरिंग क्रॉस सेक्शन के ट्यूब से देयर इज अ लिक्विड व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कौन सा फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड। तो कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड flowing through a tube of varying cross section and height। क्रॉस सेक्शन भी वेरिंग है और हाइट भी वेरिंग है, बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग। देन इतना अगर क्लियर है तो हम क्या करेंगे, हम P और R के बीच में एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लेंगे, बुक टू बुक, कि कोई बोलेगा फ्लूइड एलिमेंट, कोई बोलेगा मास एलिमेंट, तो यू कैन कॉल इट वॉट एवर यू वांट, वॉल्यूम एलिमेंट भी चलेगा, यू कैन कॉल दिस एज फ्लूइड एलिमेंट, मास एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, कोई भी एक नाम यूज कर लेना। हमारे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है, तो वी हैव एलिमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन विच पॉइंट P एंड R। वैसे बाय द वे यू कैन आल्सो टेक दिस एट द एंट्री पॉइंट आल्सो, जरूरी नहीं है यू हैव टू टेक इन बिटवीन, समवेयर इट इज इनसाइड द ट्यूब। So now there is an element of the fluid which is flowing, तो
जैसे ही P से एंट्री किया तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम वो P पे होगा या R पे होगा या इन बिटवीन होगा। तो लेट अ फ्लूइड एलिमेंट is in between P and R, then P और R के बीच में क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट था आपको स्पीड को, प्रेशर को और हाइट को रिलेट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट कौन से है, P एंड R, राइट। देन जो जो पैरामीटर हम यूज करने वाले हैं उसको पहले स्पेसिफाई कर दो, एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग। लेट v1 and v2, what is v1 and v2, be the speed at, with the speed of flow, of course fluid flow का speed है, with the speed at P and R respectively, then A1 and A2 be the areas of cross section, respectively, कहाँ पे, of course P and R। तो ये P और R पे हमको पता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इन डिटेल, ये P और R पे होगा। देन H1 and H2 be the heights, with respect to some reference level। यहाँ तक अगर आपको पता है, then you should know, आपको याद होगा हमने यहाँ पे प्रेशर डिफाइन किया था, प्रेशर को क्या हुआ था, P1 एंड P2। तो P1 एंड P2 बी द प्रेशर, देन व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, फोर्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो मास एलिमेंट एंटर कर रहा है, वो जो एंटर करेगा तो इस पर फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो F1 and F2 be the forces at point P and R respectively। then और क्या रह गया, what else is remaining, something is remaining, what else do we need, distance covered by this element in time delta t। तो अगर याद होगा हमने एक छोटा सेक्शन दिया था, डेल्टा टी टाइम में ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट ऑफ फ्लूइड है, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, d1। तो ये डिस्टेंस कवर्ड इज d1, यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इज d2। तो d1 and d2 be the distance covered in time delta t, कहाँ पे, at P and R respectively, तो जो जो बेसिक पैरामीटर्स है वो पहले ही बता दो, सिंपल है, v1 v2 a1 a2 h1 h2 p1 p2 f1 f2 d1 d2 m1 m2 आएगा आगे। m1 is mass entering through P in time delta t, m2 is mass leaving through R in time delta t। गुड। तो बेसिक पैरामीटर पहले बता दो। हमको पता है d1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा टी, d2 इक्वल टू v2 डेल्टा टी। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन व्हाट यू नो इज फोर्स, F1 इक्वल टू P1 A1 एंड F2 इक्वल टू P2 A2। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। सीक्वेंस डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सीक्वेंस आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन क्योंकि ये फ्लूइड कौन सा है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या था, डेल्टा टी टाइम में जितना मास फ्लूइड का एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा। सो सिंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, mass entering at point P in time delta t is equal to mass leaving। मास कहां से लीव कर रहा है, R पॉइंट से।
mass living through r in same time delta t, in time delta t, right? Therefore you can say m1 equal to m2, mass entering equal to mass leaving. इसको मैं और एक नाम देके रखता हूँ इक्वल टू m, बाद में काम में आएगा. ये m1 इक्वल टू m2, बट व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. देयरफॉर ये वॉल्यूम है v1 इनटू डेंसिटी. ρ1 मत लिखना क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी रिमेंस सेम. v2 into rho cancel, but v1 as you can see volume is area into distance a1 d1 and v2 is a2 d2. तो ये आ जाएगा आपके पास a1 d1 equal to a2 d2. और याद रखना क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहे हो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में स्मॉल वॉल्यूम ही एंटर कर सकता है और स्मॉल वॉल्यूम ही लीव कर सकता है. तो दीज टू, ये दोनों के दोनों आप लिख सकते हो इक्वल टू dv, where dv is small amount of volume entering in time delta t through point P and it is small amount of volume leaving from point R in time delta t. Good. तो यहाँ तक क्लियर. तो इज इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ तक अगर क्लियर है, उसके बाद और एक चीज याद रखना, ये फ्लूइड कौन सा था? आइडियल. आइडियल फ्लूइड क्या होता है? नॉन विस्कस. नॉन विस्कस है और ग्रेविटी को छोड़ के, मतलब ग्रेविटी ऑफ कोर्स देयर, लेकिन ग्रेविटी को छोड़ के और एक ही फोर्स है, दैट इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर. हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, दैट इज फोर्स ड्यू टू प्रेशर F1 एंड F2, राइट? और उसका हमने इक्वेशन भी लिखा P1 A1 एंड P2 A2. गुड. तो रिमेंबर, सिंस द फ्लूइड इज आइडियल, फ्लूइड आइडियल है, दैट इज इट इज नॉन विस्कस, दैट इज it is non-viscous. There is force due to pressure only, due to pressure only. Now of course gravitational है force, वहां पे gravity तो रहेगा ही, except for gravity. gravity को छोड़ के एक ही फोर्स है, दैट इज ड्यू टू प्रेशर. क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड था, मतलब नॉन विस्कस था. नॉन विस्कस मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट. याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, व्हेन वन लेयर मूव्स ऑन टॉप ऑफ अनदर देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स व्हिच इज गिवन बाय eta a dv by dx. तो वो नहीं है यहाँ पे बिकॉज ये नॉन विस्कस फ्लूइड है, दैट इज व्हाई. अब ये जो फोर्स ड्यू टू प्रेशर है ये वर्क करेगा. वर्क क्यों करेगा? क्योंकि एज यू कैन सी ये जो फ्लूइड है इट इज गोइंग अप, राइट? मतलब फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो वर्क होता ही है. देयर कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट विदाउट वर्क. तो दिस फोर्स ड्यू टू प्रेशर, दिस फोर्स ड्यू टू प्रेशर डज वर्क. फोर्स ड्यू टू प्रेशर does work, which is given by, which is W equal to W1 minus W2. ये W1 क्या है? ये W1 is work at point P. देखो the idea here is, इसके लिए बेसिक्स पता होना चाहिए. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. यू मस्ट नो, यू मस्ट ऑलवेज नो, जब हमने प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर निकाला था, तब हमने एक टैंक लिया. टैंक में एक फ्लूइड था. फ्लूइड में हमने एक इमेजिनरी पॉइंट लिया था, सम इमेजिनरी पॉइंट P. इस P पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, P या फिर सम अदर पॉइंट B, जो भी बोलना हो. इसके ऊपर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हैं. इस B पॉइंट के नीचे जो भी फ्लूइड है वो एक अपवर्ड प्रेशर लगाता है, मतलब अपवर्ड फोर्स लगाता है. इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर जो भी लिक्विड है वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, राइट? तो पॉइंट के नीचे जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा और इस सिलेंडर के टॉप के ऊपर जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा. अब इसका हमारे इक्वेशन के साथ क्या कनेक्शन? तो यू सी
ये जो मास एलिमेंट है या जो भी फ्लूइड है बेसिकली इट इज एंटरिंग, तो यहाँ से एंटर करेगा। तो जो फ्लूइड इट इज एंटरिंग फ्रॉम पी, तो इसके नीचे और फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड अपवर्ड फोर्स लगाएगा, राइट, करेक्ट, अपवर्ड फोर्स लगाएगा, रिमेंबर, राइट, मतलब यहाँ पे वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, अप। तो इसके नीचे जो फोर्स है, आई विल शो इट विद एरो हेड, ये जो फोर्स है दिस इज F1। F1 फोर्स जो वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इट इज जनरेटिंग डिस्प्लेसमेंट। वेयर एज जब ये फ्लूइड ऊपर पहुंचेगा तो इसके ऊपर ऑलरेडी फ्लूइड है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी फ्लूइड है, तो वो एक डाउनवर्ड डाउनवर्ड मतलब अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो अपोजिंग फोर्स मतलब नेगेटिव वर्क। तो याद रखना, जहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है उसके नीचे जो फ्लूइड है वो एक पॉजिटिव वर्क करेगा। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, क्योंकि लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन भी ऊपर। लेकिन आर पॉइंट पे लिक्विड तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ है, नीचे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। वैसे भी बाय डेफिनेशन वर्क इज एफ बार डॉट डी एक्स बार, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल 180, कॉस 180 इज -1, तो वर्क नेगेटिव आएगा। तो याद रखना, ऊपर आर पॉइंट पे जो वर्क आएगा वो आएगा नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्यों आया, सिंस सिंस force and displacement are oppositely directed, so W2 is negative since force and displacement are oppositely directed, displacement are oppositely directed, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज वाई, राइट। देन, और अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वर्क डन इज P इंटू डीवी। जिनको नहीं पता, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल वॉल्यूम, दैट इज dv। तो वर्क डन इज PdV, तो W1 will be P1 into dV, राइट। आप बोलोगे dV1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है, यहीं पे स्पेसिफाई कर दिया था मैंने, जितना वॉल्यूम एंटर करेगा P पॉइंट से उतना ही वॉल्यूम लीव भी करेगा। आपको लिखना है तो आप लिख दो, लेकिन अगले स्टेप में वापस dV लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इट इज P1 dV माइनस P2 dV, where P2 dV is nothing but W2। यहाँ से आप dV को निकाल सकते हो कॉमन, तो P1 माइनस P2 dV, ये आ गया आपके पास वर्क। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टोटल वर्क, ये टोटल वर्क, राइट। तो टोटल वर्क था W इक्वल टू W1 माइनस W2, तो W1 इज P1 dV, W2 इज P2 dV। तो ये आपको मिल गया एक एक्सप्रेशन फॉर टोटल वर्क, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो वर्क हुआ, ये जो एनर्जी सप्लाई हुआ, इसने कुछ तो काम किया होगा, किया है, क्या क्या काम किया है, दो काम किए। एक एक आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही ये समझेगा, अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। मैंने जब V1 V2 लिखा, मतलब हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि स्पीड सेम नहीं है, स्पीड सेम नहीं है मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अपने आप नहीं होता, फोर्स मतलब एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो वर्क है, इसने एक काम किया स्पीड चेंज करने का। स्पीड चेंज करना मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज करना, ऊपर से हाइट भी चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। तो दिस वर्क डज टू थिंग्स, one it changes kinetic energy, two it changes potential energy। so this work is is partially used to change kinetic energy
and partially to change potential energy, तो पहले देख लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, चेंज इन के, बहुत इजी है। चेंज हम नॉर्मली डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा के, इट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल आर पॉइंट पे जहां से एग्जिट हुआ और इनिशियल पी पॉइंट से जहां पे एंटर हुआ। दिस इज इक्वल टू हाफ m1 m2, क्योंकि एग्जिट मतलब 2, फिर कितना था v2, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। लेकिन मैंने m1 और m2 को पहले ही इक्वल लिखा है, दैट इज m, राइट। तो यहां से आप हाफ और m निकाल सकते हो कॉमन, तो यह आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। गुड, बट इफ यू नो mass is volume into density, but this is small mass entering, मतलब यहाँ पे volume भी होगा small, density cannot be small, density is constant, right? तो ये आ जाएगा डेल्टा के, तो this is v2 square minus v1 square, equation number 5. Good. Similarly, जो बचा हुआ पार्ट है किसका, वर्क का, उसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया। तो नंबर 2, इट ब्रिंग्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा पीई आपको पता होना चाहिए, अगेन सेम थिंग, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा पॉइंट था, आर पॉइंट था, इनिशियल कौन सा था, पी पॉइंट था। तो यू विल हैव पोटेंशियल एनर्जी एट आर पॉइंट minus potential energy at P point, potential energy at P point, R point पे potential energy मतलब mgh2, मतलब m1 m2 gh2 minus m1 gh1, m1 m2 सेम है तो mg कॉमन, h2 minus h1, therefore delta PE, m मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम dv, राइट। ये m आ गया रो dv और g h2 माइनस h1, इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, राइट। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, ये सारे के सारे जाने चाहिए यहाँ। अभी इसको इक्वेशन नंबर नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 करेक्ट, हाँ अभी नहीं तो ठीक है, मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूँ। व्हाट आई विल डू इज, छोड़ो हमको पता है, बट व्हाट डू यू नो इज, बट वर्क का क्या क्या हुआ, वर्क ने क्या क्या किया, एनर्जी चेंज किया और क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया। तो ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 7। नाउ पुट इक्वेशन नंबर कौन सा, 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 7। वर्क वाज P1 minus P2 dV, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ रो dV v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये कितना था, m मतलब रो dV, g h2 माइनस h1, करेक्ट। तो dV लेफ्ट हैंड साइड में भी है, dV राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स में है, तो dV कॉमन निकल के होगा कैंसल आउट, तो dV will be cancelled out, you can take out common and you can cancel out dV। तो from here dV कैंसल कर लिया तो आपको मिल जाएगा P1 minus P2 equal to half row V2 square minus V1 square plus row G H2 minus H1। मैंने आपको बताया था व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। मैंने अगर इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है, डेंसिटी, मतलब हाफ डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो टर्म है, कौन सा टर्म,
half rho v2 square minus v1 square. दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. जितना भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हो सकता है 20 मीटर क्यूब फ्लो हो रहा हो सकता है 15 मीटर क्यूब फ्लो हो रहा हो, पर मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ रो v स्क्वायर. तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के डायमेंशंस आर सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. आपको आखिरी में लिखना है तो आखिरी में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सी डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इज डिस्टेंस. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम माइनस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो जितना जल्दी उसको स्पेसिफाई कर दो बेटर, सो दैट यू विल आल्सो हैव अ क्लियर पिक्चर कि लिख क्या रहे हो. दैट इज करेक्ट. दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो रो जी h2 माइनस h1 ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी per unit volume. Very good, excellent. Then now what you can do is, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 इज वन फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. अभी ऐसे 3 फॉर्म और बनते हैं तो बना लेंगे. एक काम ऐसा करेंगे हम, P1 माइनस P2 इक्वल टू, सेपरेट कर लो, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1. सफिक्स 1 जहां जहां दिख रहा है शिफ्ट करो. Therefore you will have P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 equal to P2 plus half rho V2 square plus GH2. इक्वेशन नंबर 9. इक्वेशन नंबर 9 ये बर्नौलीज फॉर्म का दूसरा इक्वेशन है, और आप इसी को शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हो, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट. ये इक्वेशन नंबर 10, ये बर्नौलीज इक्वेशन का तीसरा फॉर्म है. तो इक्वेशन नंबर 8, 9 एंड 10, इक्वेशन 8, 9 एंड 10 gives Bernoulli's equation, या फिर equation 8, 9 and 10 are different forms of Bernoulli's equation, are different forms of Bernoulli's equation. And what do you see from equation number 10? What do you understand? The sum of sum क्योंकि plus 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 the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume are constant, is constant, मतलब तीनों का addition is constant. Therefore sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume at any point inside the tube during the flow, at any point is constant. At any point is constant. इसका मतलब ये कि P पॉइंट पे लो, R पॉइंट पे, मतलब एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, इन बिटवीन कहीं पे भी लोगे तो हमेशा सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट. मतलब हमने इस केस में सिर्फ एंट्री एंड एग्जिट पे हमने डिराइव किसके लिए किया, एंट्री एंड एग्जिट, राइट. P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. बट इन बिटवीन में कोई पॉइंट होता तो वहां पे भी लिख सकते थे. आप लिख सकते थे P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 equal to P3 plus half rho V3 square plus rho GH3. तो लिख सकते हो. तो at any point it is constant, right? So this is all about Bernoulli's equation. इसके जो applications है they are really interesting. तो टोटल 5 एप्लीकेशन है. 2 में फॉर्मूलाज आएंगे, you have to derive something, और 3 है थ्योरी. जो 3 थ्योरी है, कौन से 3 थ्योरी, वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर, हाँ,
एक है एरोप्लेन का केस, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, एक है रूफ का केस, राइट। तो ये जो 3 थ्योरी है ये आपको खुद को करने हैं। तो इन टोटल 5 एप्लीकेशंस है। एक है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब क्या बताता हूं। दूसरा है वेंचुरीमीटर, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में ड्यूरिंग जेई नीट कि वेंचुरीमीटर आप सीखने वाले हो। तीसरा एप्लीकेशन था लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन जब लिफ्ट ऑफ करता है, टेक ऑफ करता है, तो यही बर्नौलीज इक्वेशन वहां पे अप्लाई होता है। देन यू हैव वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर एंड लास्टली 5वां एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ अ रूफ। जब स्टॉर्म आता है देन द रूफ ऑफ अ हाउस ब्लोज ऑफ, राइट। तो वो ब्लोइंग ऑफ अ रूफ जो है इट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो आखिरी के 3 दे आर थ्योरी एंड दैट विल बी गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है 2-2 3-3 लाइन एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। नाउ लेट अस लुक एट फर्स्ट 2 एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, applications of Bernoulli's equation. Number 1, in reality ये जो नंबर 1 है इसको हम लोग टॉरिस लॉ भी बोलते हैं। ये एक्चुअली आपको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। वाई? क्योंकि फिर एक ही इक्वेशन 2 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन यूज सिंगल इक्वेशन टू सॉल्व 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो पहला है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब क्या? इजी। इफ्लक्स मतलब आउटफ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय आउटफ्लो? इमेजिन हमारे पास एक टैंक है। सी इन रियलिटी मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइडियली आपका जो केस है, आपके सिलेबस में जो केस डिस्कस किया है वो है टैंक ओपन फ्रॉम द टॉप। हमारे पास एक टैंक है, इसमें लिक्विड, लिक्विड मतलब इट कैन बी वाटर ऑल्सो। तो इस केस में हमारे पास एक लिक्विड है विच शुड बी ओपन फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर का जो सरफेस है इट शुड बी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो ऊपर से इस टैंक को बंद नहीं करना, राइट। ओके, तो remember for you it will be like this tank is open from top, but मैं इसको क्लोज कर दूंगा, मैं जनरल इक्वेशन बनाऊंगा, लेट अस क्लोज दिस। इसको कर दिया क्लोज, क्लोज हो गया ये। तो यू हैव अ टैंक which is closed from top, तो you have a tank which is closed here from the top। अब करना क्या है, हम इसके बॉटम पे एक होल करने वाले हैं। You are going to make a hole at the bottom। अब थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, I take this little bit up। So we have a small opening somewhere over here। तो यहाँ पे एक small opening है। मान लो ये जो ओपनिंग है ये बॉटम से y1 हाइट पे है, और जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है ये बॉटम से y2 हाइट पे है। फ्री सरफेस और होल ये है h हाइट, h डिस्टेंस पे। तो h क्या आएगा? y2 minus y1, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द situation here। You have a tank which is filled with liquid। We have closed the tank temporarily from the top and then हमने यहाँ पे होल कर दिया। होल कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा एंड ये जो लिक्विड का स्पीड है वो है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो सबसे पहले इफ्लक्स मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ्लक्स? आउटफ्लो। तो इफ्लक्स मींस आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड, आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लिक्विड कमिंग आउट। हमने टैंक लिया, पिन होल, व्हाट इज कमिंग आउट, इसका स्पीड कितना? वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। कितनी स्पीड से बाहर आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो हाउ डू यू फाइंड आउट v? गुड। अब वी विल आल्सो गो ऑन एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। क्या था हमारे पास? टैंक।
कंसिडर अ टैंक, राइट। एक टैंक है, उसमें आपने क्या किया, साइड में एक पिन होल कर दिया, राइट। और ये होल का बॉटम से हाइट कितना, y1, फ्री सरफेस का कितना, y2। तो कंसिडर अ टैंक, कंसिडर अ टैंक, टैंक में कौन, फ्लूइड, कंसिडर टैंक फिल्ड विथ अ फ्लूइड, filled with a fluid. Imagine a small hole is made at the side of this tank. At the side of this tank, हमने यहाँ पे साइड में, साइड वॉल में एक छोटा सा होल कर दिया। देन इसका बॉटम से हाइट कितना, y1। तो एक्सप्लेन करते जाओ। लेट y1 be the height of this hole from the bottom of the tank, और जो लिक्विड का फ्री सरफेस था, जो सरफेस था उसका हाइट कितना, y2 be the height of free surface of liquid, कहां से मेजर किया, from the bottom of the tank, then सरफेस का, ये सरफेस, इस सरफेस का इस होल तक का डिस्टेंस कितना है, h, that is y2 minus y1। तो let y2 minus y1 equal to h। हमको फाइंड क्या करना है, स्पीड, किसका स्पीड, जो लिक्विड का आउटफ्लो हो रहा है उसका स्पीड। अब एक काम करेंगे, इसको बोल देंगे पॉइंट नंबर 1, इसको बोल देंगे पॉइंट नंबर 2। assume 2 points 1 and 2, assume points 1 and 2 as shown in figure। क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसका एप्लीकेशन है ये, किसका, बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ अप्लाई करते हो, देखो प्रॉब्लम क्या आता है, सीईटी जेईई नीट इक्वेशन याद होते हैं, कौन सा इक्वेशन कहाँ अप्लाई करना है वही पता नहीं होता, फ्लूइड मोशन में होगा कि नहीं। when you drill a hole, fluid is flowing out, फ्लूइड अगर आउटफ्लो होगा तो यहाँ पे भी फ्लूइड का हाइट कम होगा, मतलब ये फ्लूइड मोशन में आया कि नहीं, यस। तो पास्कल लॉ तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो जब भी मोशन होगा फ्लूइड का तो कौन सा इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्नौलीज इक्वेशन में 2 पॉइंट स्पेसिफाई किए थे कि नहीं, किया था ना। एक पॉइंट नंबर 1 था एंट्री पे, एक पॉइंट नंबर 2 था एग्जिट पे। यहाँ पे भी 2 पॉइंट इमेजिन कर लो, एक पॉइंट है ये होल, दूसरा पॉइंट है सरफेस ऑफ लिक्विड, करेक्ट। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये जो 2 पॉइंट है, ये जो पॉइंट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस पॉइंट, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर A2, स्पीड इधर V2, प्रेशर इधर P2, राइट। 1 पॉइंट पे जहां से फ्लूइड का आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस होल, ऑफ कोर्स रिमेंबर इट इज अ वेरी स्मॉल, क्योंकि आगे जाके आपको समझेगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन अ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, स्पीड इज V1 एंड प्रेशर इज P1। हमको क्या फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, क्योंकि स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट, दैट इज V1। तो क्या फाइंड करना है, V1, राइट। अब ना डेफिनेटली ये सब लिखते आना चाहिए। लेट V1 इज वेलोसिटी एट पॉइंट 1, velocity at point 1, V2 is velocity at point
2. A1 is area of cross section at point 1. A2 is area of cross section at point 2. Then क्या रह गया? कुछ तो रह गया ना, प्रेशर. P1 is pressure at point 1. P2 is pressure at point 2. Point 2. दो पॉइंट लिए, एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे, एक जहां से वाटर बाहर आ रहा है वहां पे. करेक्ट. अब हमने स्पेसिफाई किया ही क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करना है, जहां पे P1 V1 ये सारे इक्वेशन आपको दिखेंगे. राइट. दूसरा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता होना चाहिए. राइट. सम पीपल आर सो कंटिन्यूअस इन स्लीपिंग, तो उनको तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता होना चाहिए ना. राइट. we know that what do you know? We know that from equation of continuity. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर मैं अप्लाई करता हूं, और क्यों कर रहे हैं वो समझ लो. सी द लॉजिक इज वेरी सिंपल हियर. अभी पहले लिख लेता हूँ, बाद में समझ में आएगा कि क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे. You know A1 V1 equal to A2 V2. यहां से आपको मिल गया V2 equal to A1 V1 upon A2. बट अगर आपको याद होगा, A1 is very 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 small than A2. इसका मतलब ये होता है कि A1 by A2 is very very small than 1, मतलब approximately 0. अगर A1 by A2 ही 0 है तो V2 कितना है? 0. Therefore V2 is 0. Right? This is what happens in your home. आपके घर में इतना बड़ा टंकी होता है, and then you open a tap. टैप मतलब हो गया ये होल. करेक्ट. और टंकी का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, मतलब जब यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है तो आपको इमीडिएटली समझ में भी नहीं आएगा कि वो ऊपर का लेवल नीचे जा रहा है. राइट. इट गोज डाउन डेफिनेटली, क्योंकि पानी बाहर आ रहा है, बट इट इज सो स्लो दैट यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस. इसके लिए V2 क्या है? 0. अप्रोक्सीमेटली 0. हाँ, 5-6 घंटे तक, 10 घंटे तक टैब ओपन करके रखा तो खाली होगा, यस, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू सी कि ये, अभी देखो पानी बाहर निकलेगा तो इसका टॉप सरफेस भी तो नीचे आएगा ना. हाँ, तो ये V2 यू कैन नॉट मेजर रियली, क्योंकि इट इज अप्रोक्सीमेटली 0. राइट. तो ये आ गया 0. अब एक बार पता लग गया V2 0 है. अब अप्लाई करो बर्नौलीज इक्वेशन. applying Bernoulli's equation कहाँ पे? at point 1 and 2. At point 1 and 2 we get. तो बर्नौलीज इक्वेशन अभी याद होगा ही. P1 plus half rho V1 square plus rho G, उसको हमने यहाँ पे Y1 बोला है. राइट. गुड. देन इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो G by 2. गुड. अब यहाँ पे ये ऑलरेडी 0 है, क्योंकि V2 क्या है? 0. तो देयरफॉर व्हाट यू विल हैव इज P1. हमको फाइंड क्या करना था? V1 स्पीड ऑफ इफ्लक्स. तो V1 को एक साइड पे रखो, बाकी सबको दूसरी साइड पे लेके जाओ. तो हाफ रो V1 स्क्वायर यहाँ रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि फाइंड वो करना है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सबको शिफ्ट. तो ये P2 है, ये P1 है, तो माइनस आ जाएगा. करेक्ट. और क्या शिफ्ट किया? प्लस रो G Y2 माइनस रो G Y1. एंड ये जो हाफ रो V2 स्क्वायर था ये 0 होगा, उसको नेक्स्ट स्टेप में 0 लिख देंगे. राइट. तो यू विल गेट देयरफॉर हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1 प्लस क्या कॉमन? रो G कॉमन Y2 minus Y1. This is 0. Right. What is Y2 minus Y1? H.
हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 माइनस p1 रो gx। हमको क्या चाहिए था v1, तो ये रो और टू को शिफ्ट करेंगे तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय रो p2 माइनस p1 प्लस 2 by rho gh cancel cancel, therefore v1 equal to under root of 2 by rho p2 minus p1 plus 2gh। ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। जनरल इक्वेशन आपके केस में आपको जो लगने वाला है वो ये है ही नहीं, तो क्यों बनाया फिर? क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स में तो पूछ ही देंगे, राइट। अब इन रियलिटी टॉरस लॉ जो हमको देखना था एज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, हमको देखना है टॉरस लॉ एज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें और इसमें एक ही फर्क है, ये जो टैंक है बाकी सब सेम, सिर्फ इसको आप टॉप से ओपन कर दोगे। तो व्हाट यू विल डू इज you will just open it from top, make it open. The moment you do this, P2 equal to atmospheric pressure, क्योंकि ये open हो गया तो P2 equal to atmospheric pressure, P1 equal to atmospheric pressure, इसके ऊपर भी एयर इसके बाहर भी एयर, तो P2 and P1 becomes atmospheric pressure. So if the tank is open, if the tank is open from the top, then you will have P1 equal to P2 equal to atmospheric pressure। अगर equal है तो P2 minus P1 है 0। Therefore velocity of efflux is V1 equal to, ये पहला टर्म 0, क्या बचा अंडर रूट ऑफ AGH। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 2GH। नाउ द क्लियर, दिस इज नॉट टॉर्सलिस लॉ, दिस इज इक्वेशन ऑफ टॉर्सलिस लॉ, बट टॉर्सलिस ने क्या बोला दैट इज डिफरेंट थिंग। अब टेल मी वन थिंग, इफ आई हैव अ ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, मे बी हमारे पास एक बॉल है, मे बी हमारे पास एक क्यूब है, मे बी हमारे पास एक प्लेट है, व्हाटएवर इट इज, शेप छोड़ दो, शेप जो होगा वो होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं लिक्विड के सरफेस, जहां पे लिक्विड का सरफेस है वहां से अगर इसको ड्रॉप करता हूं, इफ आई ड्रॉप दिस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जहां पे ये होल करके रखा है वहां तक आते आते ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना स्पीड गेन करेगा, कितना स्पीड गेन करेगा? Did you understand my question? I said forget about liquid, liquid का हो गया डन। अब एक हम हाइपोथेटिकल केस है, इमेजिनरी केस, हमको मिल गया इफ्लक्स वेलोसिटी मिल गया, कितना इफ्लक्स अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है। बट मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट होता जिसका लिक्विड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो लिक्विड के अंदर भी नहीं है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसका फ्री फॉल हो रहा है, और इस फ्री फॉल नो एयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वैक्यूम है समझ लो, मैंने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना, मेरा क्वेश्चन ये था कि h डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि मैंने इसलिए बोला यहां से यहां तक फ्री सरफेस से होल तक कितना डिस्टेंस है h, तो इस पॉइंट पे आके व्हाट विल बी वेलोसिटी v ऑफ द बॉल, v square equal to u square plus 2as, v square u is 0, a is g, s is h, so what is v under root of 2g, same है क्या? So this is what Torslius said. Torslius said the velocity of efflux of a fluid from a tank open from the top must be equal to velocity of an object which is falling freely from the free surface of liquid up to
अप टू द पॉइंट फ्रॉम विच फ्लूइड इज कमिंग आउट। मतलब यहां से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया होता, कहां से? फ्री सरफेस से। वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने फ्री सरफेस के लेवल से ड्रॉप किया, इसका फ्री फॉल हो रहा है, तो ये होल तक पहुंचते पहुंचते जितना भी स्पीड गेन करेगा, दैट विल बी स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। वापिस एक बार पिक्चर क्लियर कर लो। हमारा यहाँ पे फ्लूइड की मोशन की बात चल रही है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इक्वेशन डिराइव करने के बाद क्या समझ में आया? अंडर रूट ऑफ 2gh। लेकिन ये तो हमने कहीं और भी देखा है। कहाँ देखा है? अगर मैं सरफेस ऑफ लिक्विड से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देता, वो होल तक आते आते कितना स्पीड गेन करता? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये और ये सेम है क्या? यस। तो टॉर्सली सेड velocity of efflux of a fluid is equal to velocity gained by object which is falling freely। कहां से free fall हुआ? From the free surface of liquid। कहां तक? up to the position of hole, मतलब position of efflux, right? This is Torseli's law। for further वो बाकी सब थ्योरी नोट्स में आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो अब जस्ट अ क्विक रिवीजन, किसका एप्लीकेशन है? बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए अप्लाई करते हो? मूविंग फ्लूइड के लिए। गुड। हमारे पास एक टैंक था, टैंक के साइड में एक होल ड्रिल कर दिया, तो यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? इफ्लक्स। आउटफ्लो को बोलते हैं इफ्लक्स, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो है, तो लिक्विड का लेवल भी टैंक के अंदर होगा कम। तो लिक्विड मतलब फ्लूइड मोशन में आ गया क्या? यस। मोशन में आया तो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो क्या? यस। तो व्हाट वी हैव डन, ये जो होल हमने किया है, इसका बॉटम से हाइट कितना? y1। सरफेस का हाइट बॉटम से कितना? y2। सरफेस और होल का डिस्टेंस कितना? h, विच इज y2 माइनस y1। फिर ये जो होल है यहाँ पे, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दिया, सरफेस को पॉइंट नंबर 2 बोल दिया। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, स्पीड V2, प्रेशर P2, और पॉइंट 1 पे A1 V1 P1। देन इन दोनों पॉइंट पे क्या अप्लाई करोगे? बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दिया आपने दोनों पॉइंट्स पे, तो आपको क्या मिलेगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखोगे तो इट इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो V2 इज A1 अपॉन A2 इंटू V1, लेकिन होल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वाज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सरफेस ऑफ लिक्विड। हमारे घर में जो टैंक होता है बहुत बड़ा होता है, और उसको जो टैप होता है, नल, बहुत छोटा होता है। तो A1 इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू A2। तो A1 by A2 इज रफली 0। A1 by A2 अगर रफली 0 हुआ, A1 by A2 अगर 0 हुआ, तो V2 भी 0 होगा। V2 0 होगा, तो यहाँ पे ये टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म हम लोग नहीं लिखने वाले, ये याद रखो। फिर हमको फाइंड क्या करना था? V1। तो जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो। शिफ्ट कर दिया तो P2 माइनस P1, रो जी Y2 माइनस रो जी Y1, हाफ रो V2 स्क्वायर 0 होगा। इसमें से रो जी कॉमन, तो रो जी कॉमन, तो Y2 माइनस Y1, बट Y2 माइनस Y1 इज H। सिंप्लीफाई करो, आपको मिल गया V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2GH। ये जनरल इक्वेशन है फॉर अ क्लोज्ड टैंक। अब जैसे ही टैंक को ओपन किया, ऊपर का सरफेस एटमॉस्फेयर को ओपन हो गया। ये तो वैसे भी एटमॉस्फेयर को ओपन था, मतलब प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 इज सेम। कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। तो सेम हो गया, तो P2 माइनस P1 इज 0। तो क्या बचा? अंडर रूट ऑफ 2GH। एडिशनली टॉर्सली सेड कि अगर आपको इफ्लक्स का स्पीड निकालना है, तो ये इतना स्पीड होगा जितना स्पीड एक ऑब्जेक्ट गेन करेगा जब आप उसको फ्री सरफेस से रिलीज करोगे, और वो रिलीज होगा मतलब इट स्टार्ट्स मूविंग, और वो मूव होते होते जब होल की पोजीशन तक आएगा,
तब जितना स्पीड उसने गेन कर लिया होगा उतना ही स्पीड होगा किसका किसका इफ्लक्स का। इफ्लक्स किसका है? लिक्विड का है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ पे सॉलिड का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए बोला है, दैट्स इट। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन है, कौन सा है? आई कीप ऑन फॉरगेटिंग, वेंचुरीमीटर। ओके, ठीक, डजंट मैटर। तो लेट अस फर्स्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज वेंचुरीमीटर। वेल, ध्यान दो, एप्लीकेशन नंबर 2। अब ये देखो, द थिंग इज मीटर। मीटर जहां वर्ड आया मतलब वो डिवाइस होता है, जैसे प्रेशर मीटर, जैसे गैल्वेनोमीटर, कैलोरीमीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वोल्ट मीटर, एम मीटर। तो मीटर मतलब इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर समथिंग। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? फ्लूइड इज मूविंग। जब फ्लूइड मूव होगा तो क्या होगा? फ्लूइड मूव होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये जो मीटर है, ये इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लो स्पीड एट अ पॉइंट इनसाइड द ट्यूब। तो हमारे पास यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो व्हाट यू हैव इज, हमारे पास एक ट्यूब है। ट्यूब में यू हैव वेरिंग क्रॉस सेक्शन। इसमें इसमें ऐसा है, एक है ब्रॉड एंड, दूसरा है नैरो एंड। नैरो एंड तो मतलब यू हैव अ पाइप, बेसिकली यू हैव अ पाइप। इस पाइप में ऐसा है, देयर इज अ ब्रॉड एंड और मिडल में क्या है? नैरो एंड। नैरो एंड नहीं है, एंड नहीं होगी, वो एंड नहीं है, उसके आगे भी पाइप है, तो इसको एंड तो नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड एज, अभी कुछ बुक में कॉन्ट्रिक्शन बोला है, कुछ बुक में कॉन्स्ट्रिक्शन बोला है, राइट। तो बेसिकली यू हैव, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉलर, ये है ब्रॉड एंड, दिस इज ब्रॉड एंड। तो वेंचुरीमीटर is a device used to measure velocity of flow through a tube. It consists of a tube having broad area of cross section. तो इसका cross section area is broad at some point and it has constriction at the center, मतलब at the middle. middle पे क्या है? constriction. तो explain करते आना चाहिए क्या है वेंचुरीमीटर। पहले तो करता क्या है? क्या करता है? It measures, it is a device used to measure flow speed. दूसरा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? It consists of a tube which has broad end and a constriction at the center या फिर middle. It also consists of manometer. You know what is manometer? It also consists of a manometer. Manometer क्या था? U tube shape glass tube था, तो you also have a manometer. तो यहाँ पे एक मैनोमीटर भी है, और आपको पता है मैनोमीटर में क्या होता है? मैनोमीटर में होता है यू शेप ट्यूब। तो यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब है, और अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, मैनोमीटर में हम कौन सा लिक्विड यूज करते थे? मर्क्यूरी यूज करते थे, या फिर केरोसिन और वाटर। कौन सा यूज किया था? केरोसिन और वाटर। वेरी गुड। वो केस अलग था। वो केस में हम क्या मेजर कर रहे थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर किसका मेजर कर रहे थे? गैस का। गैस का डेंसिटी क्या होता है? कम। तो गैस ज्यादा प्रेशर लगा नहीं सकता, क्योंकि गैस ज्यादा प्रेशर लगा नहीं सकता, इसलिए हमने लो डेंसिटी लिक्विड रखा था। क्यों? क्योंकि लो डेंसिटी लिक्विड होगा तो हाइट का डिफरेंस अच्छा खासा मिलेगा, अप्रिशिएबल मिलेगा। अप्रिशिएबल मिलेगा तो मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड फ्लोइंग है। तो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, और लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है, कम से कम 1000 टाइम ज्यादा होता है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ गैस? एयर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 गुना ज्यादा। मतलब यहाँ पे हम पहले तो वाटर का ही स्पीड मेजर करना, फिर इसमें भी वाटर भर रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो दिस इज वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर। You want to measure what is speed of water,
एंड यू आर पुटिंग वाटर हियर, यू कैन नॉट डू इट। तो यहाँ पे हमने भर दिया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हाई डेंसिटी होता है तो मर्क्यूरी भर दिया। तो मर्क्यूरी के मैनोमीटर के दो आर्म में जो लेवल का डिफरेंस होगा उसको मैं बोल दूंगा H, क्योंकि एक साइड पे, और आपको पता है प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कहाँ है? पॉइंट नंबर 2 पे है। ये पॉइंट नंबर 1 पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो हाइट उस तरफ ज्यादा। यहाँ प्रेशर ज्यादा तो ये नीचे पुश करेगा ना, हाँ, तो हाइट नीचे जाएगा। वेरी गुड, तो ऐसा आएगा। गुड। तो फर्स्ट थिंग दैट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन, देन यू हैव वाटर और एनी लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दिस। हमको फाइंड करना है व्हाट इज स्पीड एट पॉइंट 1 और पॉइंट 2, दोनों में से एक पॉइंट पे। अब कहीं ना कहीं तो ग्राउंड भी होगा, ये है ग्राउंड रेफरेंस लेवल। देन ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर 1 या फिर पॉइंट नंबर 2 हाइट इज सेम। पिछले केस में हाइट सेम नहीं था, यहाँ पे हाइट सेम है, मतलब y1 इक्वल टू y2 है, करेक्ट। देन वापस क्या करोगे, जो पिछला प्रोसेस था सेम वही प्रोसेस है। पहले कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया था? कंटिन्यूटी। यहाँ भी वही करोगे, यहाँ बोलोगे a1 v1 इक्वल टू a2 v2, फिर मिलेगा v2 इक्वल टू a1 बाय a2 इंटू v1, राइट। लेकिन यहाँ पे यू कैन नॉट से दिस इज 0, यू कैन नॉट से, क्योंकि मे बी दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट वेरी लेस, करेक्ट। तो यहाँ पे v2 0 नहीं होगा, तो v2 का इक्वेशन क्यों बनाया? मैंने पहले ही बताया, हमको स्पीड फाइंड करना है या तो 1 पे या तो 2 पे। अगर 1 पे फाइंड करना है तो इक्वेशन में v2 नहीं दिखना चाहिए। v2 नहीं दिखेगा मतलब v2 को इन टर्म्स ऑफ v1 लिखना पड़ेगा, तो पहले से बना के रखा। अब अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे? बर्नौलीज इक्वेशन। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? p1 प्लस v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 मतलब y1 इक्वल टू p2 पर y1 और y2 इक्वल थे तो कैंसल हो गए। अब ऐसा करते हैं p1 माइनस p2, p1 माइनस p2। तो हमने p2 को शिफ्ट किया, हाफ रो v1 स्क्वायर को वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया प्रेशर डिफरेंस मेजर कैसे करते हो। h रो g पहले एंड में और दूसरे एंड में, मतलब पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जो प्रेशर का डिफरेंस है उसी के लिए तो ये लगाया था, इसका कोई और यूज ही नहीं है। शो के लिए नहीं लगाते ना, अच्छा दिखता है। This is not to for this to look good. It is to measure what is pressure. डायरेक्ट नहीं कर सकते, अंदर जाके कैसे मेजर करोगे? Can you go inside and measure? हाँ, यहाँ पे इतना प्रेशर, वहां पे उतना प्रेशर, नहीं कर सकते। तो पुट अ मैनोमीटर हियर। तो ये है एच रो जी, किसका रो? मर्क्यूरी का रो। जेई नीट के क्वेश्चन में, सीटी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्या है कि यहाँ पे जो लिक्विड है इसमें और जो फ्लो हो रहा है वो सेम है। हर बार होगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। हाफ रो, रो तो कॉमन निकाल लो, v2 स्क्वायर, बट व्हाट इज v2? a1 बाय a2 v1 इसका स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो एच रो एम जी इक्वल टू हाफ रो, क्या कॉमन? v1 स्क्वायर a1 बाय a2 होल स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। देन हमें फाइंड क्या करना है? तो v1 स्क्वायर को वहां रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट शिफ्ट 2h रो एम जी, 2h रो एम जी, ये रो जाएगा नीचे और उसके साथ साथ कौन नीचे आएगा? a1 बाय a2 का स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लो, v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2
मैं रो एम पहले लिख देता हूँ, रो एम बाय रो एच जी और अपॉन क्या है यहाँ पे a1 by a2 whole square minus 1. This is how you can find out what is velocity v1 at which end, broad end of the tube. अगर आपको broad end पे नहीं चाहिए, contraction पे चाहिए, तो कुछ नहीं है, v1 और v2 का रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, राइट? तो यहाँ से आप v1 पहले फाइंड कर लो। v1 कैसे फाइंड करोगे? दिस इक्वेशन, फिर वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या मिल जाएगा? v2 मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज वेंचुरीमीटर। इन द नेक्स्ट सेशन I will repeat this and that will be the end of theory part and we will start with numerical. So that's it for today.